नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के अंदर। आज एक ऐसा केस उठाने जा रहे हैं, जिसे टैक्स के आतंकवाद का हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया केस कहा जा सकता है। मोदी सरकार का टैक्स आतंकवाद पूरी दुनिया में फेमस है, पर इस केस जैसा कोई नहीं होगा। आप कहोगे, मसला क्या है? देखिए, कुछ चीजें हैं जो मोदी जी को पसंद हैं, कुछ चीजें जो मोदी जी को पसंद नहीं है। अगर उन्हें किसी व्यक्ति से नफरत हो जाए और उन्हें लगे कि ये व्यक्ति मेरी रेपुटेशन को डुबो रहा है या मुझे चुनौती दे रहा है, तो फिर मोदी जी के अंदर भी एक ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। भाई, अब इस आदमी को सबक सिखा दूंगा मैं। किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि इन्फोसिस के जो वन ऑफ द फाउंडर्स नारायण मूर्ति साहब, दुनिया में बड़ी इज्जत है उनकी। नारायण मूर्ति, मोहनदास पै, नंदन नीलेकनी और 3 और व्यक्ति जिन्होंने इन्फोसिस की नींव डाली थी। दुनिया की सबसे बड़ी जो एक आईटी कंपनी होती हैं, उसमें शामिल हो गई। बड़ा व्यापार है, लाखों लोग उसमें काम करते हैं, लाखों लोग। वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया है वो, टीसीएस के बाद। कई कैंपस हैं सब, मैसूर में है, बैंगलोर में है, पूना में है, दिल्ली में है, कई जगह लाखों लोग। विदेशों में बहुत सारे ऑफिस हैं, अमेरिका में और यूरोप के कई शहरों में और कई और जगह। वहां भी उनके सैकड़ों हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, विदेशों में भी। अब नारायण मूर्ति साहब ने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट दिया। एक लेक्चर था उनका। उस लेक्चर में बोले कि भारत चीन की तरह फैक्ट्री नहीं बन सकता दुनिया की। दुनिया की फैक्ट्री तो चीन ही है। चीन की जो इकोनॉमी है भारत से 6 गुना है। और उन्होंने कहा कि ये सारी बातें कहना कि हम ग्लोबल हब बन गए हैं, अब हम फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बनेंगे, पूरी दुनिया को केटर करेंगे, बोलता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। बोलते ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे हम तो पंखे और मिक्सर ग्राइंडर नहीं बना सकते, हम दुनिया को क्या बनाकर देखें। तो एक तरह से सरकार की पॉलिसीज का उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसीज है, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही नहीं इंडिया में, थोड़ा बहुत ऑटोमोबाइल को छोड़ के, उन्होंने उपहास किया कि भैया तुम जो कह रहे हो चीन के बारे में गलत फहमी है तुम्हारी। तुम चीन के बराबर हो भी नहीं सकते। कोरिया जापान नहीं हो पाए चीन के बराबर, रशिया नहीं हो पाया, अमेरिका नहीं हो पाया, पूरा यूरोप नहीं हो पाया, तो हिंदुस्तान की क्या हस्ती है भाई? वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बोल बैठे कि भैया चीन की तरह तुम फैक्ट्री नहीं बन सकते, इट्स टू ऑडिशियस। ये तुम बड़ा साहसी रूप में कह रहे हो अपने आप की प्रेस्टीज बनाने के लिए, तुम ऐसे हो रही, तुम अंदर से कुछ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो चाइना जैसी फैक्ट्री बना सके। तो हिंदुस्तान तो कर ही नहीं सकता, भूल जाओ उस बात को। ये बात मोदी जी को चुभ गई होगी अंदर से। चुभ गई होगी तो भैया अब परसों मोदी सरकार ने, उनका जीएसटी डिपार्टमेंट है, नारायण मूर्ति को 32,400 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप लगा दिया। क्योंकि नारायण मूर्ति ने बोल दिया था कि जो मोदी जी बोलते हैं ना, हम दुनिया के बड़े विश्व गुरु बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के विश्व गुरु बनेंगे। मोदी जी को चुभ गया, तो सोच लिया होगा अब इसे सबक सिखाना है। इसकी ऐसी की तैसी, इसको बता दूंगा इसकी औकात क्या है। बता दी। 32,403 करोड़ की जीएसटी चोरी का आरोप लगा दिया और पन्ना पकड़ा दिया। ये भरो, ये तुमने टैक्स चोरी की है। भैया जी कमाल ही हो गया। तो इतनी चोरी तो मैंने इंडिया में कभी किसी की जीएसटी की देखी नहीं जिंदगी में। मैंने भी नहीं देखी। पहले सुना गेमिंग कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत इल्जाम लगाए जाते थे कि 1 लाख करोड़ की चोरी कर ली, 1.5 लाख करोड़ की। उतनी तो उनकी औकात भी नहीं थी, उतनी सेल ही नहीं थी जितना का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इल्जाम लगा रहे थे। और फिर इससे पहले कि मैं अपनी स्टोरी पे आगे चलूं आपके साथ में, तो मोहनदास पै जो एक टाइम इसके सीईओ भी रह चुके हैं, वो 6 व्यक्ति जिन्होंने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, कहते हैं भाई ये तो बहुत अपमानजनक है।
टैक्स के आतंकवाद का इससे बुरा कोई मामला आज तक इंडिया में आया ही नहीं। मोहनदास भाई मोदी जी के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। कुछ भी हो जाए उनके चरणों में गिरे रहते हैं। अभी बजट से पहले भी बोल रहे थे कि मिडिल क्लास को कुछ देना चाहिए था, 10 साल में कुछ नहीं दिया। अभी भी कुछ नहीं दिया, तो बजट के बाद बोलते हैं मैं तो 5 में से 4.5 अंक देखूंगा, तो जादुई बजट दिया है। मोहनदास पई को उठा के एक थप्पड़ मार दिया। ये नोटिस ले लो भैया जी, 32,403 करोड़ दे दो चुप करके। और मोहनदास पई सकपका गए हैं कि ये अपमानजनक भी है और हिंदुस्तान का, आजाद हिंदुस्तान में टैक्स के आतंकवाद का सबसे बुरा मसला है। इट्स ए टैक्स टेररिज्म। अब बात यहां तक पहुंच गई। क्या हुआ क्या? आखिरकार ये 32,403 करोड़ अचानक कहां से निकल आए भाई? और अभी जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2021 तक। और ये नोटिस अभी क्यों, जबकि नारायण मूर्ति का भाषण आया था जहां पे सरकार को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि तुम चाइना नहीं बन सकते, तुम्हारे अंदर वो दम ही नहीं है कि तुम चाइना बन सको। अब देखो क्या होता है कि वो कहते हैं कि आपने जो सेवाएं भारत की इंफोसिस के ऑफिस से विदेशों में जो इंफोसिस के ऑफिस हैं उनको जो सेवाएं दी थी, उसके ऊपर एक खास सिस्टम होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके अंतर्गत आपने आईजीएसटी की चोरी की 32,403 करोड़ की, आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपको मूल मुद्दा समझा देता हूं सिंपल शब्दों में। देखो जी, जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? गुड्स एंड सर्विस टैक्स उन चीजों के ऊपर लगता है, चाहे सेवाएं हो या सामान हो, जिसका कंजप्शन भारत में होता है, जिसका कंजप्शन भारत में होता है, यानी कि उन सेवाओं को भारत में यूज किया गया, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये बात सही है। भारत में अगर कोई गुड्स खरीदोगे, बिस्कुट का पैकेट दोगे, तो टैक्स भारत में दोगे ना उसका। ऐसी कोई सेवा ले रहे हो, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आपने कोई चीज ले ली, सपोज करो कि आपने उबर ओला बुक कर ली, आप जा रहे हो तो उसके किराए के अंदर जीएसटी भी जुड़ जाता है। वो सेवाएं देने वाले भी भारत में हैं, सेवाएं लेने वाले भी भारत में हैं, गुड्स खरीदने वाले भी भारत में हैं, गुड्स बेचने वाले भारत में, तो यहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी। ये रूल सही है। लेकिन जब आप चीजों को एक्सपोर्ट करते हो तो उसका एक प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत है, कार्डिनल प्रिंसिपल कहते हैं कि यू एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज, यू डोंट एक्सपोर्ट टैक्सेस। आप टैक्सेस का एक्सपोर्ट नहीं करते कभी, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करोगे, टैक्सेस के साथ एक्सपोर्ट नहीं करोगे, बिना टैक्सेस के एक्सपोर्ट करोगे। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज करो कि अब मारुति गाड़ियां बाहर एक्सपोर्ट होती हैं। हम मारुति गाड़ी को सपोज करो यहां पे एक गाड़ी को हमने 5 लाख में खरीदा, 5 लाख में खरीदा, तो यानी कि गाड़ी तो 3 लाख की है, उसके ऊपर 2 लाख रुपए के टैक्सेस हैं, या छोटा मोटा जो डीलर बेच रहा है उसका उस पे कमीशन होता होगा बेचने का, डीलर का। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख रुपए उसकी। हम कितना देते हैं खरीदने के? 5 लाख, क्योंकि टैक्स मिल जाता है उसमें। चलो ठीक है। लेकिन यही मारुति गाड़ी जब एक्सपोर्ट हो रही है तो ये 3 लाख रुपए के अंदर एक्सपोर्ट होगी, 5 लाख में नहीं, क्योंकि वो कंज्यूम कहां हो रही है, वो यूज कहां होगी? विदेश में जाके होगी। तो जिस चीज का यूज विदेश में जाके होगा उसके ऊपर टैक्स इंडिया में नहीं लग सकता। ये सीधा साधा कानून है। अब चाहे ये एक बिस्किट का पैकेट एक्सपोर्ट करो, या एक कार एक्सपोर्ट करो, या एक हवाई जहाज एक्सपोर्ट करो, या फिर कोई मशीनरी एक्सपोर्ट करो, जो भी चीज एक्सपोर्ट हो रही है वो बिना टैक्सेस के एक्सपोर्ट होगी। जैसे कि सपोज करो मैं कहता हूं कि ये मोबाइल इंडिया में बना है, मान लिया मैंने। जैसे कि आपको बताया जाता है कि भाई एप्पल के बहुत सारे मोबाइल जो है इंडिया में फैक्ट्री बनते एक्सपोर्ट होते हैं, कि हमने करीब करीब $15 बिलियन के हमने इस साल मोबाइल एक्सपोर्ट कर दिए। सपोज करो कि इंडिया में मोबाइल की जो कीमत आई, बनने की जो कीमत आई है वो 10,000 रुपए आई है। हमने उसके ऊपर टैक्सेस लगा के आम जनता को भारत में 15,000 रुपए में बेचा, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन जब इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम 10,000 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, 10,200 रुपए ले जाएगा वो, उसका टैक्स कोई नहीं होगा, ना डीलर कमीशन होगा। तो बिना टैक्सेस के, यानी कि हम टैक्सेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते उसके अंदर,
बिना टैक्सेस के एक्सपोर्ट करते हैं हमसे, बिना डीलरशिप की कमीशन के एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि इन्फोसिस के बहुत सारे ऑफिस हैं। बैंगलोर में मेन ऑफिस है, मैसूर में है, पूना में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में भी होगा, दिल्ली, गुड़गांव में भी ऑफिस है इसका, और भी कुछ शहरों में इनके ऑफिस हैं। इनके कुछ ऑफिस अमेरिका में भी हैं, और क्या कहते हैं कि यूरोप के अंदर भी हैं, और भी कुछ देशों में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई सेवाएँ, सर्विसेज़ जब एक्सपोर्ट करते हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रूप में हो, किसी और रूप में हो, कोई भी रूप हो, सेवाएँ हैं, इन्फोसिस की जो सर्विसेज़ हैं, वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। या तो गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, सर्विसेज़ एक्सपोर्ट होती हैं। तो सर्विसेज़ जब एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो एक्सपोर्ट है। भले ही वो आपका ऑफिस हो वहाँ पर, क्या फ़र्क पड़ता है? वो ऑफिस तो अमेरिका में है ना, या ब्रिटेन में है ना। तो यहाँ से तो जो चीज़ जा रही है, वो भले ही आपके ऑफिस में जाए, लेकिन जा तो दूसरे देश में रही है ना। अब इन्फोसिस की जो सेवाएँ जो यहाँ से वहाँ दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्फोसिस अमेरिका ने कहा कि भई मुझे आपसे इम्पोर्ट करना है। इन्फोसिस अमेरिका किससे कह रहा है कि मुझे आपसे इम्पोर्ट करना है? इन्फोसिस इंडिया से कहता है भई आप मुझे भेजो, मैं आपसे मँगाना चाहता हूँ। मैं दूसरी कंपनी से नहीं लूँगा, मेरी अपनी कंपनी है, मैं उससे इम्पोर्ट करूँगा। तो उस पे तो टैक्स आएगा नहीं। सरकार कहती है, भैया जी वो भी आपका ऑफिस है और ये भी आपका ऑफिस है। हम तो इसको एक्सपोर्ट ही नहीं मानते। हम तो इसको एक्सपोर्ट ही नहीं मानेंगे। आपको इसके ऊपर 32,400 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। अब ये तो दादागिरी हो गई भई। यानी कि आप एक्सपोर्ट ही मानने को तैयार नहीं हो। अब आप सोचिए कि इस टैक्स का आतंकवाद जो मोदी सरकार का कितना बढ़ चुका है कि इस किस्म की दादागिरी कि वो एक्सपोर्ट हुआ, कहते हैं हम तो इसको एक्सपोर्ट ही नहीं मानते। इसको कानून है एक हमारे पास बना के रखा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कि यानी कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। और वो भी 4 सालों का टैक्स कितना 32,403 करोड़ आपको टैक्स देना पड़ेगा। मोटा-मोटा मैंने 32,400 करोड़ लिखा है, लगा दिया, पन्ना थमा दिया। अब मोहनदास भाई रो रहे हैं बैठ के, कहते हैं जी ये तो टैक्स का आतंकवाद है। हम तो पहले ही कहते हैं गवर्नमेंट का टैक्स का आतंकवाद है, ये माफिया सरकार है, ये वसूली करती है। तो टैक्स बढ़ कैसे रहा है? ऐसे ही बढ़ता है। और इंडिया का ये सबसे बड़ा नोटिस है। किसको दे रहे हैं? भाई जो आदमी लाखों एम्प्लॉइज को रखता है, चोरी क्यों करेगा वो? और इन्फोसिस जैसे कंपनी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो चोरी करेगा, मैं मान ही नहीं सकता कभी। लेकिन नारायण मूर्ति ने, अब याद कीजिए मैंने शुरुआत किया था प्रोग्राम में, नारायण मूर्ति ने क्या किया था? नारायण मूर्ति ने इल्जाम लगा दिया था मोदी सरकार पे कि तुम चाइना नहीं बन सकते, तुम 1000 कोशिश कर लो। तुम्हारे डीएनए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तुम कैसे बनोगे? और वो तुमसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है, तुम किसकी बराबरी कर रहे हो तुम? उसके बराबर तो यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है, कोरिया नहीं है, वियतनाम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, रशिया भी नहीं है। अब क्या बात कर रहे हो? मोदी जी को बात चुभ गई होगी, हिम्मत कैसे पड़ी? हम तो दुनिया को बता रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं और ये चीन को विश्व गुरु बता रहे हैं। बस उन्होंने सोच लिया होगा अंदर से, इसकी वाट लगानी है अब। हम तो मोदी जी से एक ही बात कहेंगे भैया, अब तो भेज तो दिया, टैक्स टेररिज्म का तो बिल्कुल एक एक और सबूत आपने दे दिया। आप एक काम करो, ये पैसे तो देने वाले हैं नहीं। इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, ये डिस्प्यूट ही गलत है, ये आपके चार्ज ही गलत है, हमने सारे टैक्सेस पेमेंट किए हुए हैं, हम तो इस पे टैक्स देंगे नहीं। तो फिर आप एक काम कीजिए मोदी जी, आप जाके एक ताला लेके आइए और इन्फोसिस के सारे ऑफिस पे ताला मार दीजिए। और जो उसके जितने भी एम्प्लॉयी हैं 1 डेढ़ 2 लाख जो भी होंगे, उन्हें बोलिए अपने घर चले जाओ। तुम्हारी नौकरी खत्म, ताला मार दो, फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लो उनकी जो यूनिट लगे पड़े हैं सारे सॉफ्टवेयर के और इन्फोसिस को बंद कर दो। यही एक रास्ता बचता है आपके पास, पैसे तो वो देंगे नहीं। पर हाँ, बदला तो निकालना है, निकालो। यही होगा इंडिया के अंदर और कुछ नहीं हो सकता है। टैक्स का आतंकवाद आपको देखने को मिलेगा और नारायण मूर्ति, मोहनदास पै, नंदन नीलेकनी अब इसको फेस करेंगे क्योंकि आपने मोदी जी की बुराई कर दी ना, अब मोदी जी कैसे सहन कर लेंगे? वो तो अब आपको सबक सिखा देंगे। अब आप उनके कदमों में जाओ, झुको, पैर पड़ो, तो नोटिस वापस लेंगे। क्योंकि वैसे भी टैक्स तो बनता ही नहीं है। लेकिन दादागिरी में टैक्स तो नोटिस तो दे सकते हैं ना। इसे कहते हैं टैक्स का आतंकवाद। अब आपको समझ आया कि हर महीने जीएसटी कैसे बढ़ रहा है? टैक्स के आतंकवाद से जीएसटी बढ़ रहा है। इस महीने भी जो 1,80,000 करोड़ आया ना सारा का सारा, जुलाई का, ये टैक्स के आतंकवाद से पैसा आ रहा है। वसूली, ये वसूली सरकार है। वसूली कौन करता है? वो मुंबई की पिक्चर में आता है ना, भाई लोग अपना वसूली करते हैं। ये भाई लोग हैं सारे बीजेपी वाले। बस, शुक्रिया।